नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोगों के लिए आज थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हुए लगातार सीटेट दिया था और सीटेट का मैं देता ही रहूँगा। परसों आप लोगों के लिए ईवीएस का मैराथन आएगा सीटेट वालों के लिए। आज मैं क्लास 12th और बीपीएससी ट्री वगैरह की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए संदर्भित जीके जीएस से मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वैसे ये 12th के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, 12th वाले निश्चित तौर पर इस वीडियो को देखें। अगर सराहना रही तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह लेकर के मैं आप लोगों के लिए उपस्थित रखूंगा और उपस्थित हूं। क्वेश्चन को समझिए, अगर आसान लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब निश्चित तौर पर कीजिए, जो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं इन कम दिनों में हिस्ट्री की पूरी, ज्योग्राफी की पूरी तैयारी आप लोगों को करवा दूं। अब चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंपोर्टेंट एमसीक्यू है मौर्य साम्राज्य से संबंधित, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, द ग्रेट लर्निंग पॉइंट, और खास तौर से मैं कह रहा हूं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर। ठीक, अब आइए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एमसीक्यू है, मैं कुछ जानकारी भी इसके संदर्भ में दूंगा आप लोगों को। मौर्य साम्राज्य क्या है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद इनका बेटा बिंदुसार के बाद महान अशोक, कुल मिलाकर के अंतिम बृहद्रथ तक यह शासन चला है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ के शासन को समाप्त कर शुंग वंश की स्थापना की गई थी। यह आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं फिर भी मैं अपनी जानकारी अपने हिसाब से शेयर करता हूं। जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं उस माध्यम से जो कुछ भी दे सकूंगा। यहां कहा जाता है कि 16 महाजनपदों में, पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? आपने अंगुत्तर निकाय के माध्यम से जाना, और भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। अगर महाभारत को आप देखते हैं तो पुरातात्विक स्रोत में से महाभारत भी एक है, जिसमें लगभग 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है और सभी महाजनपदों के राजा, सेनापति, सेना उस युद्ध में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पक्ष से भाग लिए। वैसे जो हमारा प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है वो बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय को माना जाता है, जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है और उसमें सबसे शक्तिशाली बताया गया है मगध को। सबसे शक्तिशाली कौन सा है? मगध। क्यों है मगध? ये आपको याद होगा कि सबसे शक्तिशाली मगध है। उसके बाद क्रमशः अवंती वगैरह का स्थान आता है, गांधार वगैरह तो बहुत दूर अफगानिस्तान में चला गया, कौशल का भी आता है, यानी ये क्रमशः इसके बाद आते हैं। सबसे इंपोर्टेंट क्या है? मगध। सबसे शक्तिशाली क्या था? मगध था। अब चर्चा करें हम, मगध क्यों था? मगध था, ये आपने रट लिया होगा, आपको याद भी होगा। मगध क्यों था? लॉन्ग क्वेश्चंस में भी लिखना होता है। 3-4 फैक्ट्स मैं उसका बताता हूं जो आपकी किताबों में भी दिया होगा, अन्य जगह हुई। देखिए, किसी राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता क्या होती थी उस समय? हथियार। आज भी हथियार, उपजाऊ जमीन, सैनिक, घोड़ा, हाथी। आजकल घोड़ा हाथी की जरूरत नहीं है, तो आज वायुयान की जरूरत है, युद्धपोत की जरूरत है, लेकिन उस समय पैदल सैनिकों में घोड़ा, हाथी इत्यादि हुआ करता था। अब इन सारे पॉइंट्स को आप देखिए तो मगध का जो विस्तार था, जो प्राचीन मगध की मैं बात करता हूं, आज जिसमें पूरा दक्षिणी बिहार आता है, तो वहां पर अगर मैं चर्चा करता हूं दक्षिणी बिहार की, तो गंगा का उपजाऊ मैदान गंगा के किनारे था, यह भी मगध के पास था। आप लॉन्ग में लिख सकते हैं इसको। उसके बाद चूंकि यहां आदिवासी जनजातियां थी और काफी जनसंख्या अभी भी अधिक है आपके बिहार की, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य आपका बिहार है, जहां 11 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। जनसंख्या उस समय भी अच्छी थी, तो सैनिक भी यहां प्राप्त हो गए थे। उसके बाद झारखंड, नाम ही है झारखंड, जंगल था, तो वहां के जंगलों से घोड़ा और हाथी पकड़ करके अपने सैनिकों में शामिल कर लिए थे। बहुत सारे खादान आज भी आपको दिख रहे हैं
कोयला का खदान हो, लौह खदान हो, सब कुछ हमारे झारखंड राज्य में है। जो वहां से लोहा मिल जाता था, लोहा गलाने के लिए कोयला मिल जाता था और हथियार बनाने का काम चलता था। ये सारे फैक्ट्स मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में विकसित करते थे। और साथ साथ जमीन इतनी उपजाऊ थी कि जो कुछ बो दे वो उपज जाए, तो सैनिक का भोजन, आम जनता का भोजन, सबका सुखी पूर्वक मगध में लोग निवास करते थे। इसलिए मगध को सबसे शक्तिशाली जनपद माना गया था और विजयी भी रहा लगातार, प्राचीन से लेकर के। आप जरासंध देखते हैं, बृहद्रथ मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है किसको? वैसे तो हर्यक वंश बिंबिसार से आता है मगध की स्थापना, लेकिन उससे पहले की पीढ़ी में भी चलेंगे, जरासंध वगैरह महाभारत काल में, वो सभी शक्तिशाली राजाओं में से हुआ करते थे। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन था, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मैंने एक बात चर्चा की, मगध क्यों था, इस पर आपको समझा दिया। अब जनपद, अगला क्वेश्चन आते हैं कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। क्वेश्चन गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा सा तिरछा हट रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। जनपद शब्द का सार्थक अर्थ होता है, यानी शाब्दिक अर्थ होता है। जन मतलब लोग, जन मतलब क्या होता है? लोग, और पद जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसको कहा जाता है जनपद। मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, जहां लोग मवेशी रखते हैं ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जन का पद लोगों का पांव जहां पड़ता था, यानी कि लोग जहां जमावड़ा लगाते थे, रहते थे, उस स्थान को कहा जाता है जनपद। तो इस प्रकार कुल मिला के जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ जहां लोग अपना घर बनाते हैं, उसको कहा जाता है जनपद। जो प्राचीन समय में कितने हुआ करते थे? 16। आगे क्वेश्चन मिलेगा, इसमें मैं बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन कलेक्ट किया हूं और निश्चित तौर पर संभावना है ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। आगे बढ़े। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। अब सबसे पहले बज्जी आ गई। 16 महाजनपदों में एक जनपद बज्जी भी हुआ करता था। 16 महाजनपदों में एक बज्जी भी महाजनपद हुआ करता था। बज्जी 8 गण जनतंत्रों का एक संघ था। 8 गण का एक संघ था जिसकी राजधानी थी वैशाली। मिथिला भी एक इसका अंग हुआ करता था, जिसके राजा विदेह हुआ करते थे। वैसे मिथिला के परंपरागत राजा के जनक कहा जाता था, और जनक कोई एक व्यक्ति नहीं थे, सीता के पिता जनक नहीं थे। मिथिला की गद्दी पर जो बैठने वाले लोग थे उन सबों को जनक कहा जाता था। उनका नाम था मूरध्वज और उनके भाई का नाम था कुशध्वज, सीता के जो पिता थे। ये इतिहास की बातें मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, लेकिन फिलहाल हम बज्जी 8 गणों का एक संघ था, ये जान लीजिए, जिसकी राजधानी कहां थी? वैशाली थी। इसकी भाषा थी वज्जिका, जो आज भी बोली जाती है बिहार के कुछ क्षेत्रों में। सबसे प्राचीन जनतंत्र वज्जी में ही कहा गया है। हाथ उठाकर लोग वोटिंग करते थे, समर्थन करते थे और राजाओं को बनाया जाता था। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गण संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? गणों का संघ। कितने गण थे? तो 8 गण थे। उन 8 गणों का संघ था वज्जी। राजतंत्र, गणतंत्र ये वज्जी में था, ये एक तरीका था, लेकिन ये नहीं होगा, दोनों तो सेम ही। राजतंत्र एक दूसरे का विपर्याय हो गया था। गणतंत्र शासन चलाने का तरीका था गणतंत्र, लेकिन वो उसको कहा क्या जाता था? गणसंघ कहा जाता था। दैट्स क्लियर। हमारे ख्याल से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। वज्जी की राजधानी कहां थी? वैशाली। याद रहेगा ना? वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी की राजधानी कहां थी? वैशाली। कितने गणों का संघ था? 8 गणों का संघ था वज्जी। अब चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। आपको एकदम आंख मूंद कर कोई पूछेगा, आप कहिएगा समुद्रगुप्त। ठीक है मेरे भाई। अगर पूछ दिया समुद्रगुप्त के पिता का क्या नाम था, क्या कहिएगा? अब इतिहास को पढ़ने के बाद ही कहिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय नाम था। तो थोड़ा सा इनके बारे में मैं जानकारी दे दूं। ये क्वेश्चन का जवाब तो सीधे तौर पर हो गया। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त को दी गई है। लेकिन समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? गुप्त वंश के शासक थे। हमारे भारतीय इतिहास में गुप्त वंश के शासन काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। किस काल के नाम से जाना जाता है?
स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त को किस नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में श्री कुमार गुप्त थे, गुप्त वंश के शासक थे। उन्होंने 5 गांवों का उदार दान दिया था नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। तो उसी वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, जो राज्य परंपरा राजतंत्र के कारण राजा बने थे। वास्तविक संस्थापक की चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना जाता है, और उनका पुत्र थे समुद्रगुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त कौन थे? तो गुप्त वंश के शासकों में से एक थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। दैट्स क्लियर। मैं एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चंस को लेकर के चलने की कोशिश करता हूं, आपका फायदा हो। देखिए, फायदा होगा। आप अगर किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब हैं। वैसे वन लाइनर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन मॉडरेट तो होगा, और 12 वालों के लिए तो डायरेक्ट इफेक्टेबल है। ये सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के पेपर में। अब कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? अब देखिए, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। याद रखिएगा, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। और इसका राज्यारोहण जिन दिन से हुआ, उस दिन से भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर अभी चल रहा है, क्या चल रहा है? शक संवत। कौन सा चल रहा है? जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है भारत में। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। और 78 ईसा पूर्व, क्योंकि इसमें मैं कुछ व्याख्या नहीं कर सकता, ईसा मसीह के जन्म से 78 वर्ष पहले कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। उस दिन से क्या प्रारंभ हुआ? तो शक संवत का प्रारंभ किया गया। शक संवत कब से कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से चलता है। और कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से संबंधित थे। दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैं जो भी अपने भर हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको क्लियर कर दूं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की? मेरे भाइयों, एक चीज गांठ बांध कर याद रख लो। याद रख लो, क्या? धम मतलब अशोक। धम तो अशोक। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, और बहते हुए रक्तपात को देख करके इनका हृदय परिवर्तन हो गया। उससे पहले चंड अशोक जाने जाते थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो गए? ये हो गए अशोक महान। और अशोक महान जो हुए, इन्होंने धम्म की शुरुआत की। धम्म मतलब होता है धर्म। ऐसा कहा जाता है पाली भाषा में, पाली भाषा का शब्द है धम्म। किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है धम्म। धर्म को कहा जाता है धम्म, उसका पाली में अब नाम है धम्म। और ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। अशोक अपने शिलालेखों में धम्म के उपदेशों को वर्णित करवाया है, जो पाली भाषा में हैं, और उसमें बताया है। तो किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। तो यहां पर मैं चर्चा हुई कि प्राचीन भारत की शुरुआत किस शासक, धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो नो डाउट बिना सोचे समझे कह दीजिएगा कि अशोक ने की थी। मैं इतना डिटेल आप लोगों को दे चुका हूं। अब कोई और दिक्कत नहीं होगा? चलिए आगे बढ़िए। अच्छा लगे तो अच्छी बात, ना लगे तो भी अच्छी बात। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना? क्या इसमें भी डॉट? बताइए मेरे छात्रों। अगर मेरी मेहनत सराहना करने योग्य है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं है तो मास्टर तो अपना काम करता रहेगा, पढ़ाता रहेगा। अगर आप, खैर छोड़िए, अब पढ़ते हैं। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सॉरी मेरे दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट। अभी भी मैंने इसका डिटेल आपको दे ही दिया। तो कौन थे? अब आप लोग बताइए। हम नहीं बोलेंगे, हम चुपके से अब टिक कर देते।
बताए थे ना। किसके बेटे, किसका बेटा था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका बेटा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस वंश से संबंधित? गुप्त वंश, नाम में लगल है गुप्त। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था? चलिए क्वेश्चन काफी अच्छा आ गया, बड़ा ही पॉपुलर रिनाउंड सा क्वेश्चन, सारे लोग जानते होंगे इसे। ऐसा नहीं है कि मैं ही बताऊंगा, आपको पहले से भी आता होगा आप लोग। चंद्रगुप्त कौन था? ये सॉरी, मेगास्थनीज कौन था? तो एक यूनान का राजदूत था, ये यूनान का राजदूत था। चंद्रगुप्त कौन था? यूनान का एक राजदूत था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें मौर्य प्रशासन की काफी चर्चा की गई। पुस्तक की रचना की है। आपको पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार, यानी चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये चंद्रगुप्त कौन? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया था और अपने यात्रा अनुभवों को इन्होंने किस पुस्तक में संकलित किया? इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। इंडिका याद रखिएगा, कौन सी पुस्तक है भाई मेरे? इंडिका नामक पुस्तक में लिखी रचना की है इन्होंने, और उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है। और यूनान का राजदूत चंद्रगुप्त था कौन? तो यूनान का राजदूत था। अब यहां देखिए, यात्री नहीं था, व्यापारी नहीं था, गुलाम नहीं था, वो क्या था? राजदूत था। वो क्या था? राजदूत था। कहां का राजदूत था? तो यूनान का राजदूत था। और किस पुस्तक की रचना की है उसने? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। कोई दिक्कत? नो डाउट। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन आपके लिए सोचने लायक है कि देखिए, क्वेश्चन को देखिए, मैं पूरा 6 की दूंगा तो क्वेश्चन आप क्या देखिएगा। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आप बताइए। नॉर्मल एक लाइन में है कि कौन आया था। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वैनसांग। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वैनसांग। तो वैनसांग जो यात्रियों का राजकुमार है, वो गुप्त काल के समय में भारत आया था। कौन आया था? वैनसांग। ये इसको क्या कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? भाई ये सब जानते हैं, फिर मैं क्या करूं, बताना तो पड़ेगा। अब आइए, अर्थशास्त्र के लेखक मनु जी नहीं होंगे। मनु स्मृति लिखे। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। आपको मैं कई क्वेश्चंस दे देता हूं, क्वेश्चन बेकार नहीं होने दूंगा। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। वाल्मीकि ने किसकी रचना की है? रामायण की रचना की है। मनु का मनुस्मृति। अब यहां पर तीनों का तो मैंने कह दिया भाई, बचता क्या है मेरे दोस्तों? कौटिल्य, जिसका ही नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। और लोग ये भी कहते हैं चाणक्य। क्लियर? तो अर्थशास्त्र की रचना करने वाले कौन थे? कौटिल्य थे, यानी विष्णुगुप्त और चाणक्य, इन्हीं का नाम था। 3 नामों से ये जाने जाते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य, यत्र तत्र सर्वत्र निर्माता कौन थे? वही सिखा वाला ब्राह्मण जिसने अर्थशास्त्र की रचना की, चाणक्य, यानी चाणक्य विष्णुगुप्त। क्लियर? अब मेरे भाइयों आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं। ज्यादा क्या है, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आ जाता है। अब यहां आ गई, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो आपने अभी देखा कौटिल्य की मैंने चर्चा दी। कालिदास की 3 पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, मतलब फेमस 3 है। रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव, मेघदूत, मालविका अग्निमित्र वगैरह भी है जो कि नाटक सब है, लेकिन 3 महाकाव्य की चर्चा है। मेघदूत, कुमार संभव। इनकी पत्नी ने इनसे पूछा था, अस्त कश्चित भाग्य विशेषा, क्या कोई विशेष बात है?
इन 3 शब्दों पर 3 महाकाव्यों की कालिदास ने रचना की थी, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश महाकाव्य। तो उसके बाद बाणभट्ट की भी कई पुस्तकें हैं, भूल रहा हूं अभी, बाद में बात करूंगा। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। कादंबरी, बाणभट्ट की लिखी पुस्तक है, काफी फेमस है कादंबरी। मैं भी इंसान हूं यारों, भूल जाता हूं। कादंबरी काफी फेमस पुस्तक है। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। अब यहां पर आता है कि प्रयाग प्रशस्ति में है क्या? तो समुद्रगुप्त का जो शिलालेख था, समुद्रगुप्त के शासन की जानकारी है। किसके शासन की जानकारी है? भारत के नेपोलियन की शासन की जानकारी है। और उस संदर्भ में, गुप्त वंश के संदर्भ में, गुप्त वंश के इतिहास को प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग में जो शिलालेख खुदवाए गए थे उन सब में एकत्रित किया गया है। और ये किसके के द्वारा किया गया? हरिसेन के द्वारा किया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा, किसने की? हरिसेन ने किया। बहुत सारा खिचड़ी सा लग रहा है, मैं इसको मिटाता हूं, सीधा क्वेश्चन पर आता हूं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो हरिसेन ने की है। अब चलिए यहां पर मैं फिर से आ गया, मेरा क्वेश्चन 12 नंबर कहते हैं कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? अभी अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई है? तो मेगास्थनीज के द्वारा की गई है। तो जाहिर सी बात है भाई मेरे कि अगर यात्रा वृत्तांत इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की, तो इसी का यात्रा वृत्तांत तो मेगास्थनीज होगा इंडिका में। तो इसका जवाब हो गया क्या? मेगास्थनीज। अब आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। ये भी क्वेश्चन मैं आपको जिक्र कर चुका हूं कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो आपको मैंने कहा था कि गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण काल। स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा, एक एक लाइन अगर देखते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। तो स्वर्ण काल किसको जाना जाता है? तो गुप्त काल को, जिसपे समुद्रगुप्त हुए, इसीलिए उनको भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। अगला कहता है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? भाई अभी भी मैंने कहा नेपोलियन से की जाती है। इस पर मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, आपका समय जाया नहीं करूंगा, रिपीट क्वेश्चंस थे। अब यहां पर देखिए कलिंग की लड़ाई, कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक, एक मिनट आप लोग सोचिए, अब देखिए कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? मैं सीधे तौर पर कह देता हूं कि 261 ईस्वी पूर्व लड़ी गई। किसके बीच? तो कलिंग के शासक और सम्राट अशोक के बीच। सम्राट अशोक, जिसमें कौन जीते थे? अशोक विजयी हुए थे। लेकिन कलिंग पुरुष विहीन हो गया था, कलिंग में एक भी पुरुष नहीं बचा था। बड़ी लंबी सी कहानी है। अब उतना कहानी मैं अभी नहीं कहूंगा, आगे आऊंगा लेकर के वीडियो, अगर आप लोग की सराहना रही, आता रहा, बहुत कुछ जानकारी देता रहूंगा। जो भी कुछ मेरे अंदर है मैं आप लोगों से बांट दूंगा, पक्का बांट दूंगा। केवल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल एग्जाम की तैयारी कीजिए। मैं 1 महीने में आपको आराम से 400 प्लस नंबर दिलवा दूंगा 8 सालों को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में। अगर आपने देखा, शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया तो, क्योंकि उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। अब आगे देखिए, पाटलिपुत्र वंश के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक मेरे भाई, आप जानते हैं कि सबसे पहले मगध की राजधानी जो थी वो थी राजगृह या गिरिब्रज। राजगृह को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? गिरिब्रज, राजगृह या गिरिब्रज। जो कौन यहां पर अपनी राजधानी बनाया था? तो अजातशत्रु का बाप था बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना की थी उसने। यहां तो दिया गया है बिंबिसार, हर्यक वंश। ये किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के शासक थे। बिंबिसार ने पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नगर भारत बिहार में आज भी बड़ा फेमस है, राजगीर या गिरिब्रज। वहां जाइएगा तो भी जरासंध का अखाड़ा, इसका किला, सब कुछ के भग्नावशेष, कुछ छोटी मोटी चीज देखने को मिलते हैं। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार किया। बिंबिसार का बेटा पितृहंता वंश के नाम से इसे जाना जाता है। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन। अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ? ये अलग था, कनिष्क। कनिष्क का राज्य मैं कह दिया कुषाण वंश के शासक थे, पहले ही मैं आपको समझा चुका। ये तीनों एक ही वंश से आते हैं, बाबा, बाप, बेटा, यानी 3 पीढ़ी आपके सामने।
तो इसने क्या किया था, बज्जी पर शासन करने के लिए गंगा, सोन, पुनपुन, इन तीनों का एक संगम वाला स्थान खोज करके वहां अपनी सैन्य छावनी स्थापित की थी। क्या किया था, सैन्य छावनी को स्थापित किया था। अब वो सैन्य छावनी, जब इसका बेटा बैठा गद्दी पर में, कौन, उदयन या उदयभद्र, इसने क्या किया कि उसको अपनी राजधानी बना लिया और उसका नामांकन क्या किया गया, पाटलिपुत्र। तो कुल मिलाकर के आपका क्वेश्चन था कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन या उदयभद्र। इसका जवाब क्या होगा, उदयन या उदयभद्र। उदयन था कौन, तो बिंबिसार का पोता था, अजातशत्रु का बेटा था। किस वंश से था, तो हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, हर्यक वंश का शासक था। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और होना भी नहीं चाहिए। जितने रिलेटेड कोई बातें हैं वो मैं आपको सामने रखता जा रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस से काफी अच्छी पुस्तक है। इसके रचनाकार हैं विशाख दत्त। इसके रचनाकार कौन है, विशाख दत्त, क्योंकि कौटिल्य में अर्थशास्त्र की रचना की है, मैं पहले भी कह चुका हूं। और एक ही चीज को बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, इनमें से कोई नहीं, होना ही नहीं है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की रचना है। याद रखिए, क्लासिक्स में बड़ा काम देता है मेरे दोस्तों, बड़ा काम देता है। ये सारे क्वेश्चंस बड़े काम के हैं। मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो बस यूं ही नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, 12 वाले बच्चे लगातार सारे क्वेश्चंस पूछे गए। आज थोड़ा थका सा हूं मैं, लेकिन कोई नहीं, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूं और रहूंगा। हम थके हैं तो क्या हो गया, आप नहीं थकना चाहिए, आप बस देखते रहो। अब देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले कहा कि गंगा, सोन और पुनपुन। भाई ऑप्शन को देख लो आप, कुछ देर पहले मैंने समझाया गंगा किस नदी के पटना किस नदी के किनारे है, तो गंगा के किनारे है। और वहां किस किस नदियों का संगम हो रहा था, सोन और पुनपुन का। तो यहाँ पाटलिपुत्र नगर यानी प्राचीन पाटलिपुत्र, आज का पटना, जहां का गोल घर, गोल गोल। तो चलिए, गंगा, सोन और पुनपुन। गोलघर से तो बहुत सारी बातें याद आती है मेरे भाइयों, लेकिन अभी बोलने का टाइम नहीं है। अभी आपको हमको पढ़ाने का टाइमिंग है, और जल्दी से आपका इस वीडियो को खत्म करें हम पढ़ा करके, जिससे कि आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आए, आपकी सराहना को मैं देखूं। चलिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, राजतरंगिणी है क्या, तरंगिणी किसका नाम है, तरंगिणी नाम है नदी का। राजाओं की नदियां, यानी राजा कहां से आए, राजाओं का इतिहास। तो इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास, कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। कहां के राजाओं का इतिहास है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। किसमें, तो राजतरंगिणी में। रचना की थी कल्हण ने। किसने रचना की थी, कल्हण ने। आप याद रखिएगा, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण है। कौन है, कल्हण। और रचना किसने की थी, तो कल्हण ने की थी। और है क्या, तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। कोई दिक्कत नहीं। अशोक किस वंश का शासक था, बात सरा हुआ क्वेश्चन, अभी तो इतना बार इसको समझाएं। मौर्य वंश का था। कौन था, मौर्य वंश का। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। कुल 10 शासक हुए, अंतिम कौन हुआ है, तो बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। अभी अभी मैंने जिक्र किया चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आता है 2 नंबर पर में बिंदुसार, 3 नंबर पर अशोक, ठीक। और अशोक के बाद चौथे नंबर पर आता है महेंद्र। अशोक का बेटा था महेंद्र, याद रखिएगा। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो शुरुआत में ही मैंने चर्चा की थी कि अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है, जिसमें सबसे शक्तिशाली किसको बताया गया है, मगध को बताया गया है। तो इस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, हम आपको नए क्वेश्चंस को मिलाना है, नई बातें करनी है, आपसे कुछ ना कुछ सिखाना है हमें इस वीडियो के माध्यम से। अब मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मगध साम्राज्य की स्थापना कितनी बार मैंने कहा है कि बिंबिसार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, बिंबिसार। हर्यक वंश के शासक थे, उसका बिंबिसार के बाद आता है अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन।
चलिए ये क्वेश्चन भी मैं कर चुका। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? सोच के बताइए। इतनी बातें मैंने कह दी है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा 323 से 298 ईसा पूर्व। कहां से कब तक? 323 से 298 ईसा पूर्व। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिपिटक, तीन पिटारा का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है, नो डाउट, आप लोग पढ़े होंगे। त्रिपिटक में कौन कौन सा पिटक आता है? सुत पिटक, पहला हो गया सुत पिटक, दूसरा हो गया विनय पिटक और तीसरा हो गया अधिधम्म पिटक। अधिधम्म पिटक, ये तीन पिटक को कहा जाता है त्रिपिटक। और इसका संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। पिटक का क्या होता है? पिटारा। क्लियर? तो आज 25 ही क्वेश्चन थे आपके लिए हमारे खजाने में, और मैंने 25 क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आया और समझाने की कोशिश भी की। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका पार्ट 2 परसों से चौथे रोज तक आप लोगों के सामने होगा। हर एक चैप्टर का पूछा गया हर एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा क्रमशः। पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।